हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 10 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक तो ये व्हाट नेक्स्ट फॉर पेफिजर वैक्सीन। अभी यूएसए का एक कैंडिडेट है, वैक्सीन कैंडिडेट कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, और उसने अभी अपने फाइनल फेज़ में, थर्ड फेज़ में रिजल्ट दिया है कि 90% एफिशिएंसी आ रही है। मतलब 100 जनों को अगर वैक्सीन दिया गया है जो कि कहीं ना कहीं कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे, तो उन पर देखा जाए तो उनकी बीमारी को 90% लोगों के, 100 में से 90 जनों के ट्रीटमेंट ये सक्सेसफुल देखने को मिला। रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अच्छे मिले हैं, फेवरेबल मिले हैं। तो ये आर्टिकल देखेंगे थोड़ा सा। दूसरा ये केरला मिनिस्टर जलील एंड द केस ऑफ इलीगल इम्पोर्ट थ्रू यूएई कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट का मतलब होता है वाणिज्यिक दूतावास। तो यूएई का जो कॉन्सुलेट है इंडिया में, उसके थ्रू इलीगली इन्होंने, ये जो जलील हैं, इन्होंने यूएई से एक तो बहुत सारा डेट मंगवाया, ठीक है, जिसको अपन खजूर बोलते हैं वो, और कुछ रिलीजियस टेक्स्ट भी वहाँ से मंगाए यूएई में और वो डिस्ट्रीब्यूट कराए, जो कि कॉन्सुलेट में जितने भी कुछ आते जाते हैं। मान लो वाणिज्यिक दूतावास यूएई का यहाँ पर है इंडिया में, तो यूएई से इंडिया में जो भी कम्युनिकेशन होगा इसके थ्रू, इस कॉन्सुलेट के थ्रू, उसकी ज़्यादा इंस्पेक्शन या फिर कस्टम जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा इंस्पेक्शन भी नहीं करेगा, कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती है, बट थोड़ा सा वहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा, कि यूएई से कोई अगर मान लो कोई कंसाइनमेंट आया है वहाँ से कुछ लोड होकर के माल, तो उसके बारे में थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी, ठीक है। बट होता क्या है, इस तरीके के जो सेगमेंट होते हैं ना कॉन्सुलेट वाले, वाणिज्यिक दूतावास वाले सिस्टम में, उसमें क्या होता है, कुछ स्मगलर्स जो होते हैं वो स्मगलिंग कर देते हैं अपना हिडन आइडेंटिटी के बेसिस पे। एक तो ये, और उसी का कहीं ना कहीं इन्होंने, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है केरला के, उन्होंने भी इसी लूप होल का यूज़ किया है। तो जानेंगे पूरी डिटेल में ये इशू क्या है और किस तरीके से अभी आगे वे फॉरवर्ड हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट नेक्स्ट फॉर पेफिजर वैक्सीन। यूएसए की ड्रग मेकर कंपनी जिसका नाम है पेफिजर, उन्होंने अभी रिलीज़ किया है एक प्रिलिमिनरी डेटा लेट स्टेज में, जहां पर कोविड-19 वैक्सीन की ट्रायल चल रही थी लेट स्टेज में। तो देखा गया कि 90% इफेक्टिव देखा गया है उस वैक्सीन को, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि ये जो फाइंडिंग्स है ना, जो 90% एफिशिएंसी यहाँ पे दिखा रही है, इफेक्टिवनेस, इसका अब यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं रिव्यू करेगा, और फिर उसके बाद में फाइनल जो रिकमेंडेशन या फिर कहीं ना कहीं एक एमरजेंसी ऑथराइजेशन का जो अल्टीमेटली अप्रूवल मिलेगा वो यूएस एफडीए से ही मिलेगा, जिससे कि फिर जो लोग बीमार हैं, परेशान हो रहे हैं इस बीमारी से, उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब बात आती है कि किस टाइप का ये वैक्सीन है, ठीक है। बेसिकली आप देखोगे ये वैक्सीन बेस्ड है mRNA। mRNA जो होता है वो एक तरीके का मैसेजिंग RNA होता है। इसमें क्या होता है कि mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड जब कोई भी एक्सटर्नली एक इन्फ्यूज़ किया जाएगा कुछ प्रोटीन को, या फिर इस तरीके से आप देखोगे, तो इस वैक्सीन में क्या होता है कि जैसे ही ये वैक्सीन दिया जाता है तो mRNA जो होता है वो सेल को एक मैसेज पहुंचाएगा। हर एक अपनी, हमारी बॉडी में जो सेल्स है ना, उनको एक मैसेज पहुंचाएगा कि आप अपनी बॉडी पे एक प्रोटीन, जो आप देखते हो कोरोना वायरस के स्पाइक्स आते हैं उस तरीके के, बोले स्पाइक्स बनाने के लिए एक मैसेज जाएगा। और फिर जैसे ही सेल्स में वो प्रोटीन स्पाइक बनना शुरू होगा, तो उसके जवाब में बॉडी में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगी। तो आपकी बॉडी में क्या आ जाएगी, इम्यूनिटी आएगी। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, फ्यूचर में अगर कोरोना वायरस का अटैक होता भी है तो आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी ऑलरेडी है, एंटीबॉडी है, जो कि फाइट कर पाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें आप एक मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल को आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू। वो जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा तो वो mRNA सेल्स को क्या करेगा, एक मैसेज देगा कि आप अपने आसपास में प्रोटीन को बिल्ड करो जो स्पाइक्स बनेगी, ठीक है। वो प्रोटीन स्पाइक्स को फिर रिक्रिएट किया जाएगा, ठीक है, बैक टू बैक बहुत सारी सेल्स, एक को देख करके दूसरी, दूसरे से तीसरी, ऐसा करके वो स्पाइक्स जब बनना शुरू हो जाएंगी तो बॉडी फिर उसको क्या करेगी, फिर अपनी तरफ से एक तरीके से रोकने की कोशिश करेगी। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो होगा ना, हमारी इम्यून सेल्स होंगी, वहाँ पर एंटीबॉडी भी बनना शुरू हो जाएगी। तो फिर
कोरोना का जो असर है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो रही है। और वैक्सीनेशन का मतलब भी तो यही होता है ना कि आप एडवांस में कुछ ऐसी डोज दे दो बॉडी में जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना बॉडी का वो एक्टिवेट हो जाए। और इससे क्या हो जाएगा, फिर फ्यूचर में अगर इस पैथोजन का फिर से अटैक होता है या फ्यूचर में अटैक होता है तो उस केस में हम बचे रहेंगे। वही तो चीज़ है। तो कहने का मतलब यही आ गया कि एक अपने आप में यहाँ पर आप टारगेटेड वे में काम कर रहे हो। यहाँ पर वायरस का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर एक आरएनए को इंसर्ट किया जा रहा है जो कि वहाँ पर बॉडी में घुसने के बाद सेल को ट्रिगर करेगा कि भाई अब आप प्रोटीन स्पाइक क्रिएट करो। समझ गए? तो वो कॉपीज बनाते रहेंगे और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती रहेगी। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है जिसके बेसिस पे ये सारा आगे फंक्शनिंग होगा। अब इफेक्टिवनेस 90% है, वो सारी चीज़ें यूएसए को लेकर के आ रही है। इंडिया की अगर बात करें, अब सीधी पॉइंट ये आती है इंडिया के लिए, क्योंकि ये डेटा इतना काम का नहीं है। इंडिया के लिए अभी कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि इंडिया से पहले ये जो कंपनी है ना ये एक्सपोर्ट करेगी अपने इसको, देखो यूएसए की डिमांड पूरी करेगी, फिर यूके, फिर जापान, फिर ईयू। अब इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही है कि कैसे भी करके सेटिंग हो जाए तो वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, बट अभी दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया की तरफ से कौन से वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, तो आप देखोगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक वैक्सीन है, भारत बायोटेक का एक वैक्सीन है, एक जाइडस कैडिला का है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का है, एक बायोलॉजिकल ई करके। तो टोटल आप देखोगे इंडिया की तरफ से कोविड-19 के ये 5 मेजर कैंडिडेट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली ट्रायल कर रहे हैं कि जहाँ सक्सेस मिल जाएगी फिर वहीं पे काम होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल मेनली यही था कि ये वैक्सीन जो है वो कौन सी कंपनी ने कहाँ पर बनाया है और क्या स्टेज या क्या एफिशिएंसी निकली है, इंडिया के लिए स्कोप है कि नहीं, और इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। डेड वायरस को इंसर्ट नहीं किया जाएगा। ये वैक्सीन कैसा है, mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है केरला मिनिस्टर जलील एंड द केस ऑफ इलीगल इंपोर्ट्स थ्रू यूएई कॉन्सुलेट। अभी क्या आया है कि केरला के हायर एजुकेशन मिनिस्टर केटी जलील, उनको क्वेश्चन किया गया है कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा कोची में, ये कह के कि आपने अभी ये जो जितना भी स्मगलिंग में सामान पकड़ा गया है, इलीगल इंपोर्ट जो किया गया है, जिसमें डेट्स भी मिली हैं, डेट्स का मतलब आपको मैंने बताया खजूर, और साथ में रिलीजियस टेक्स्ट, इनका अगर मिला है तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। तो मतलब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करके इनसे क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं। हुआ क्या था, बेसिकली कॉन्सुलेट में 30 किलोग्राम का स्मगल्ड गोल्ड पकड़ा गया था। तो उसके साथ में ही उसी कार्गो में जिसमें ये पूरा माल आ रहा था, तो उसी के अंदर वो ये 2 चीज़ें और पकड़ी गई जिनका रिलेशन यहाँ पर केटी जलील जो कि केरला के एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे निकला। हुआ क्या था, जुलाई 5 को एक 30 किलोग्राम का गोल्ड जो था उसको डिप्लोमेटिक कार्गो से सीज़ किया गया था कि इलीगल स्मगलिंग की जा रही है। और उस टाइम पर आप देखोगे वो सारा गोल्ड कहाँ से आ रहा था, यूएई से। और उसी के साथ में आप देखोगे कि जो डिप्लोमेटिक बैगेजेस आते हैं ना, कभी भी जैसे यूएई कोई अपनी खुद की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है या फिर अपनी यहाँ पर जो कॉन्सुलेट चल रही है उसकी फंक्शनिंग के लिए कुछ माल भेजना चाह रहा है, तो उनकी देखो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की नहीं जा सकती, क्योंकि वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 35 क्या कहता है कि कस्टम इंस्पेक्शन नहीं होगा, कस्टम इंस्पेक्शन के बेसिस पे एग्जामिनेशन नहीं होगी अगर कोई भी कॉन्सुलेट अपने खुद के नेटिव कंट्री से कुछ माल मंगवाता है। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ, कस्टम अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ नहीं की। बट हुआ क्या, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एट कॉन्सुलेट, ये जो यूएई का कॉन्सुलेट है ना, वहाँ से एक जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जिसका नाम है स्वप्ना सुरेश, इनको अरेस्ट किया गया। तो इन्होंने फिर बातें खोलनी जब शुरू की गई, क्योंकि ये जो 35 किलोग्राम गोल्ड पकड़ा गया ना, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हाईलाइट हो गया। ये तो नहीं पता पड़ता कि डेट्स कितने आ रहे हैं या रिलीजियस टैक्स आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पर जो केटी जलील है वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर जब आप किसी को अपॉइंट करते हो या एमएलए एमपी आप किसी को इलेक्ट करके भेजते हो तो उनके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि आप कोई भी पब्लिक ऑफिस इंटरेस्ट वाला नहीं रख सकते या किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को साथ में रख के काम करना होता है। बट यहाँ पर जैसे ही ये स्वप्ना सुरेश का अरेस्ट हुआ तो इन्होंने कहीं ना कहीं फोकस को ला दिया है किस पे, जो जलील हैं केटी जलील, इन पर। मिनिस्टर जो हैं इन्होंने एग्री भी किया है कि किस तरीके से स्वप्ना के साथ में मिलके इन्होंने पूरा काम किया। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट मिनिस्टर से सवाल कर रहे हैं। होता क्या है
कि ये जो जलील हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, ठीक है, सीपीएम के लीडर हैं। 2006 से लगातार ये कहीं ना कहीं जीतते आ रहे हैं। आप देखोगे टोटल 17,000 किलो तो डेट्स आए हैं और लगभग 250 पैकेट्स ऐसे आए हैं जिनमें 8,000 से ज़्यादा कुरान की कॉपीज़ हैं। तो आप देखोगे सेंटर फॉर एडवांस प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास में ये रिलीजियस टेक्स्ट भेज दी गई है कि वो पता करेंगे कि क्या इसके पीछे पूरा एक प्रोविज़न है जिसके बेसिस पे ये मंगाई गई है। दूसरा, जो केटी जलील है, इनका होम डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मल्लापुरम, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजी जानी थी। समझ गए? तो ये सारा का सारा पूरा इशू हमें पकड़ में आता है। अब बात आ जाती है इंपोर्ट में क्या तो अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। अगर हम प्रोटोकॉल हैंडबुक 2018 के हिसाब से देखें, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की थी, तो उसमें जब भी कोई डिप्लोमेटिक मिशन होगा तो वहाँ पर अगर कुछ भी इंपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जैसे यूएई की यहाँ पे कॉन्सुलेट है, तो यूएई से कुछ सामान अगर केरला में आता है कॉन्सुलेट में, तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि आपने वियना कन्वेंशन साइन कर रखी है। तो कहने का मतलब कुछ ऑफिशियल यूसेज के लिए जो आर्टिकल्स आएंगे, अब वही बात है, पेन कॉपी ये मंगवाना हो तो यूएई से अगर आता है तो उसको क्या चेक करोगे, ठीक है। दूसरा, ये सारा जो कंसाइनमेंट अगर आता है यूएई से तो उसके लिए आप देखोगे प्रोटोकॉल स्पेशल सेक्शन एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उनसे अप्रूवल पहले लेना पड़ता है उस प्रोटोकॉल का। तो 2 प्रोटोकॉल हो गए, प्रोटोकॉल हैंडबुक 2018 और ये स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में वो कॉन्सुलेट लोकेटेड है वहाँ पे। तो आप देखोगे आर्टिकल जो भी है ना वो कहीं ना कहीं डोनेशन के लिए ना नहीं होने चाहिए। मतलब आर्टिकल्स अगर डोनेशन के लिए हैं तो उन पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब अगर आप मंगा रहे हो वहाँ से यूएई से कोई सामान और फिर यहाँ पे अब अगर बांट रहे हो लोगों में, तो कोई टैक्स वैक्स उनको कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में, इंपोर्ट ड्यूटी के फॉर्म में नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, गुड्स अगर इंपोर्ट किए जा रहे हैं जिन पे ड्यूटी फ्री है या फिर उनको ड्यूटी फ्री है तो आप उनको बेच नहीं सकते हो, ठीक है। लगभग कब तक? आने वाले 3 सालों तक। सिंपल सी बात यह है कि कोई भी सामान अगर कॉन्सुलेट में आता है यूएई से तो उनको क्या कहा जाएगा कि भाई आप उस सामान को बेच नहीं सकते हो, समझ गए। और अगर आप कहीं पे डिपॉजिट भी करना चाह रहे हो तो डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हो जब तक कि 3 साल ना बीत जाए इंडिया की लैंड पर उस पर्टिकुलर सामान को, उस बैगेज को, ठीक है। तो कहने का मतलब वही, ऑफिशियल यूसेज के लिए ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, वहीं पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी से छूट मिलेगी आपको। कॉन्सुलेट ने अपनी खुद की एक ड्यूटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है वो तो गेन कर लिया था कि चलो ठीक है कि टैक्स तो हमें नहीं देना पड़ेगा। कहाँ से लिया? स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर्स से, जो कि हर बार कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोई भी कार्गो आता है तो ले लेते हैं। बट आप देखोगे कस्टम एग्जामिनेशन का कोई अप्रूवल नहीं मिला था। तो ये वाला जो कंसाइनमेंट है जिसमें पकड़ा गया ये गोल्ड के साथ में डेट्स का और ये कुरान का पकड़ा जाना, वो बेसिकली हुआ क्या कि स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर से ड्यूटी का एग्जाम्पशन तो ले लिया, उसका सर्टिफिकेट तो ले लिया, पर एग्जामिनेशन से छूट नहीं मिल पाई। मतलब कि टैक्स तो नहीं दोगे बट जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक बार चेक जरूर करेंगी कि सामान आया क्या है, और उसी सामान में फिर पकड़ा गया कि आया क्या है सामान में। तो कहने का मतलब ड्यूटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट तो ले लिया बट कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही असेसमेंट किया तो पता पड़ा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसमें आप देखोगे स्वप्ना सुरेश करके जो मेन सेक्रेटरी थी वो पकड़ी गई और फिर उन्होंने पूरा डिटेल बताई। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारे यहाँ पर कस्टम लॉ ये कहीं ना कहीं वायलेट किया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसको भी कहीं ना कहीं वायलेट किया गया है। इसी तरीके से आप देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये भी कहीं ना कहीं वायलेट हुआ है, क्योंकि आप एक्सटर्नली किसी से हेल्प मांग रहे हो ना, यूएई से अगर हेल्प मांग रहे हो तो वो चीज़ तो एफसीआरए के अंडर में आई गई सीधी सीधी। तो ये सारा मैटर जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट हो गया और ये पूरा इशू है। अब बात आती है कि जलील का क्या रोल है क्या नहीं है, इसके बारे में हमने अच्छे से, मैंने आपको बातों बातों में पूरी डिटेल बता भी दी है कि किस तरीके से यूएई से सामान आया है। अब रही सही में इन्होंने जो कॉन्सुलेट से जितना सामान था ना इनका खुद का जलील का सॉरी, तो इन्होंने जितना भी सामान था, कुरानें थी या फिर जो भी डेट्स था, उनको जहाँ से कॉन्सुलेट से अपने रीजन में भेजना था जिसका नाम है मल्लपुरम, ठीक है, मल्लपुरम में जब भेजना था तो उन गाड़ियों का जीपीएस तक बंद कर दिया। तो और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ने लग गए कि भाई ऐसा क्या है, समझ गए। तो इससे रिलेटेड वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब पॉइंट ये था कि इन्होंने ये कुरान मंगवाई
पॉइंट और डोनेट करवानी थी, बांटनी थी, अपने खुद के ऑफिस में भी बंटवाई और बाहर भी बंटवाने का था। तो पॉइंट ये है जो तरीका था ना वो गलत था, ठीक है। कानून के हिसाब से जो कानून बने हुए हैं, क्योंकि कॉन्सुलेट का अगर कहीं पे कंसाइनमेंट, अगर डिप्लोमेटिक कार्गोज आते जाते हैं यूएई से, अगर यूएई की एजेंसी में या फिर एम्बेसी में कोई सामान आता जाता है, उसमें अगर इंडियंस कुछ मंगा रहे हैं तो उसमें क्या वजह है? क्या केवल टैक्स से बचना है या फिर कोई और भी प्रयोजन है? क्या रिलीजियस इश्यूज को हाईलाइट करना है? इन पर अब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी एक तरीके से चल पड़ी है, वो हमारे इतने काम की है नहीं। फिलहाल हमें देखना था कि कौन से तो इश्यूज हैं, क्या पूरा मैटर है और कौन से लॉज का वायलेशन हुआ है। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये तो पूरा का पूरा हुआ है, पॉलिटिक्स है, कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कांग्रेस पीछे पड़ी हुई है, उधर सीपीएम है वो मतलब एलिगेशन लगा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है टारगेट कर रही है और रिलीजियस इशू पे, और जो रिलीजन के जो लीडर्स हैं वो क्या रिलीजियस लीडर्स बोल रहे हैं कि भाई सीपीएम को ये टारगेट कर, भाई रिलीजन को बीच में क्यों ला रहे हो आप यहाँ पे? ऐसे करके मतलब ये कंट्रोवर्सी सी चल पड़ी है, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है, ठीक है। जबकि ये जो जलील जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, 2005 से लगातार ये जीते जा रहे हैं, और केरला के चीफ मिनिस्टर जो पिनाराई विजयन हैं, इनके खास आदमी भी हैं, ठीक है। बाकी मैटर जो आपको है वो इशू समझ में आना चाहिए था, वो मैंने समझाया आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।